यदि हम इतना समझते हैं तो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बहुत गहरी बताने वाला हूँ कि चिकित्सा विधान में भी दो प्रकार के विधान का वर्णन मिलता है। एक तो होती है शमन चिकित्सा और दूसरी होती है संशोधन चिकित्सा, जिसका वर्णन हम पंचकर्मा में प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, आयुर्वेद के टीकाकारों में इनका विस्तृत वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ परिभाषा के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में आपसे बता रहा हूँ। अगर किसी भी शरीर के अंदर उपस्थित दोष को दूर करना है तो उसके लिए दो प्रकार की विधान हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित है। पहला तो है शमन चिकित्सा और दूसरा है संशोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा उसे कहते हैं जब हम शरीर के बढ़े हुए दोषों को किसी औषधि के माध्यम से, किसी द्रव्य के माध्यम से देकर ठीक करते हैं और उस बढ़े हुए दोष को शांत कर देते हैं, तो उस शांत हुए अवस्था को शमन चिकित्सा कहते हैं। और संशोधन चिकित्सा में हमारे शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ या वो विष जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोगों का जन्म हो रहा है, रोगों की उत्पत्ति हो रही है, उस मूल कारण को क्रियाओं द्वारा शरीर से अलग कर देना ही संशोधन चिकित्सा कहलाती है। इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। शमन चिकित्सा को एक उदाहरण के रूप में हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कब्ज़ की समस्या है और वो कब्ज़ की समस्या पिछले 5 सालों से है, तो दो प्रकार से वो कब्ज़ की समस्या ठीक हो सकती है। एक तो आपको शमन चिकित्सा के माध्यम से त्रिफला दे दिया जाए, हरड़ दे दिया जाए, आंवला चूर्ण दे दिया जाए, कुछ ऐसी औषधियाँ, कुछ ऐसे पेय तक्र, कुछ ऐसे तक्रारिष्ट, कुछ ऐसे आसव दे दिए जाएं जिनका उपयोग करके आप अपने कब्ज़ को दूर करें, तो वो शमन चिकित्सा के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा, उसी कब्ज़ को अगर हम स्नेहन, स्वेदन, वस्ति, विरेचन, वमन, रक्तमोषण, ऊर्ध्वर्तन, इन अलग अलग क्रियाओं से जब रोग को दूर करेंगे, उस कब्ज़ को दूर करेंगे, तो ये संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत आता है। संशोधन चिकित्सा में ये जो वमन, विरेचन, वस्ति, स्नेहन, स्वेदन, इनकी बात हमने की, इसके बारे में भी आपको नया शब्द सुनने को मिल रहा होगा, तो ये भी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। स्नेहन क्रिया उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारे शरीर को घर्षण करके, मालिश करके, मसाज करके और साथ में कुछ ऐसे तेलीय चीज़ों का, कुछ ऐसे तरल चीज़ों का पेय पान कराया जाता है जिससे हमारा ये शरीर पूरा स्निग्ध हो जाता है, चिकना हो जाता है, तो उसे स्नेहन क्रिया कहते हैं। इसके लिए घृत का, घी का प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। और स्वेदन क्रिया जब हमारे शरीर को किसी भी माध्यम से पसीने के रूप में उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, चाहे वो पसीना आपको एक बंद कमरे में गर्माहट दे के दी जाए, चाहे वो पसीना आपके शरीर में मालिश करके दी जाए, चाहे वो पसीना आपके शरीर में किसी काढ़े को, किसी गर्म या द्रव्य को पिलाकर किया जाए, किसी भी प्रकार से यदि आपके शरीर में पसीने की अवस्था को पैदा करके और पसीना होने की क्रिया बनाई जा रही है, तो उस क्रिया को हम स्वेदन क्रिया कहते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद दोष 3-4 प्रकार से ही शरीर के बाहर निकलते हैं। या तो वमन से निकलते हैं, या तो पसीने के माध्यम से निकलते हैं, या मूत्र द्वार से निकलते हैं, या पुरीश जिसको मल कहते हैं उस माध्यम से निकलते हैं। स्नेहन हुआ, स्वेदन हुआ, उसके बाद वस्ति कर्म आती है। वस्ति कर्म वात रोगों के लिए चरक जी ने सर्वोत्तम चिकित्सा बताई है कि अगर किसी को वात रोग से संबंधित कोई बीमारी है, वात दोष से संबंधित कोई बीमारी है, तो उसके लिए वस्ति क्रिया सर्वोत्तम होती है। और इसी क्रिया को अंग्रेजी में एनीमा कहते हैं, जिसमें कि आपके मलाशय में मौजूद अपशिष्ट पदार्थ, मलाशय में मौजूद वो मल पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है जो 3-3, 4-4 सालों से आपकी आंतों में चिपका हुआ है। और इस क्रिया से दूर किया हुआ वात का कोई भी रोग दोबारा आपके जीवन में आता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। वमन, कफ दोष के लिए सबसे सर्वोत्तम पद्धति बताई गई है वमन क्रिया। वमन को ही वोमिटिंग कराना कहते हैं, उल्टी कराना कहते हैं, जिसमें नमक पानी का घोल देकर या किसी भी औषधि का पान कराकर
जिसमें कि किसी भी कसैले औषधि का अगर आप पान कराते हैं, जैसे नीम के पत्ते का काढ़ा या चिरायते के काढ़े को अगर आप अधिक मात्रा में पिला देते हैं तो उस व्यक्ति को वमन होने लगेगा और उस वमन के माध्यम से उसके शरीर में मौजूद कफ दोष से होने वाला रोग पूरी तरीके से निकल के ख़त्म हो जाएगा। और फिर अंत में विरेचन की अगर बात करें तो विरेचन वो क्रिया होती है दोस्तों जिसके माध्यम से हम बार बार किसी को मल द्वार से प्रेरित करके शरीर में मौजूद दोष को बाहर निकाल देते हैं। मतलब बार बार आपको यूरिन मल के लिए जाना पड़ेगा औषधियों के सेवन से और आपके शरीर में संचित दोष पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। उसके लिए अलग अलग प्रकार की औषधियां हैं, जामफल है, जमाल गोटा है और आजकल तो बहुत सारी लेटेस्ट तकनीकी से बनाई गई दवाएं आ गई हैं। इसबगोल से बनाई गई बहुत सारी दवाएं आ गई हैं जिसके सेवन से आप अपने शरीर का विरेचन कर सकते हैं। घृत पान करा के आपके शरीर का विरेचन किया जा सकता है। और अंत में रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में थोड़ा सा विशेष जानकारी है दोस्तों, और इसके लिए ये कहा जाता है कि जब वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों से संबंधित आपको कोई रोग न हो और वो रोग आपके शरीर के रक्त में चला गया हो और रक्त से संबंधित रोग हो गया हो, तो फिर उसे निकालने का एकमात्र साधन हमारे पास बचता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण के लिए आपको एक नया शब्द सुनने में आ रहा होगा। ये रक्त मोक्षण क्रिया उसी क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया में हम शरीर के अंदर मौजूद रक्त दोष को रक्त निकाल कर दूर करते हैं। उसके लिए सबसे सर्वोत्तम पद्धति लीच थेरेपी मानी जाती है, जोंक थेरेपी मानी जाती है, जिसमें शरीर में रक्त के अंदर मौजूद किसी भी दोष वाले स्थान पर हम जोंक लगा देते हैं और वो जोंक वहाँ पर लगकर उस गंदे खून को खींच लेता है। और जब तक वो जोंक उस गंदे खून को खींचता है हमें दर्द का अनुभव नहीं होता। जैसे ही वो गंदा खून निकल जाता है और हमारे शरीर से दोष शांत हो जाता है, पुनः हमें दर्द का आभास होता है और जोंक को हटा लिया जाता है। इस क्रिया से पुराने से पुराना ट्यूमर और गांठें जिसके शरीर में हो जाती है वो भी दूर किया जा सकता है, जो किसी दवा से दूर नहीं होती। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के चिकित्सा विधान को समझा, समन चिकित्सा और संशोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा में औषधियों के माध्यम से रोगों को शांत करना, संशोधन चिकित्सा में बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालकर दूर करना। इन दो बातों को यदि आप समझें तो समन और संशोधन अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद इसी के आगे क्रम में बढ़ते हैं कि वात, पित्त और कफ के अनुसार समन चिकित्सा में कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है और संशोधन चिकित्सा में कौन सी क्रिया सर्वोत्तम है। तो जैसा कि सभी साथियों ने राजीव भाई को सुना है और राजीव भाई ने अपने चेन्नई के स्वास्थ्य व्याख्यान में हम सबको विस्तार में ये बताया कि वात को संतुलित रखने के लिए सबसे सर्वोत्तम शमन औषधि है शुद्ध कच्ची घानी तेल। वो किसी का भी हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए, नारियल का तेल ले लीजिए, मूंगफली का तेल ले लीजिए या बादाम का तेल ले लीजिए। आप जिस जगह पर रहते हैं, जैसा आपका देश है, जांगल्य है, आनूप है या साधारण देश है, इसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि देश काल परिस्थिति क्या है। उस अनुसार वात दोष से पीड़ित रोगी के लिए सबसे अच्छी शमन चिकित्सा औषधि है शुद्ध घानी कच्ची तेल। उसके आगे पित्त के लिए उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी औषधि है घृत, देशी गाय का देशी घी, जो कि आपके पित्त को बड़े आसानी से शांत कर सकता है। एक तो हम सामान्य घृत पान करते हैं और दूसरा हम पाक विधि द्वारा बनाया हुआ संस्कारित घृत सेवन करते हैं, और वो संस्कारित घृत ही आपके पित्त दोषों के लिए सबसे सर्वोत्तम शमन औषधि है, जिसमें घी के अंदर अलग अलग प्रकार के औषधियों को डालकर, चाहे वो त्रिफला हो, चाहे वो ब्राह्मी हो, चाहे वो शंख पुष्पी हो, और चाहे वह पित्त से बिल्कुल विपरीत पित्त को शांत करने वाली कोई ऐसी शीतल औषधि को घृत के साथ पकाया जाता है और वो घी संस्कारित हो जाता है, और वो घी का सेवन करने से पित्त से संबंधित सभी रोग आपके शांत होते हैं। तो पित्त के लिए सबसे सर्वोत्तम शमन औषधि बताई गई घृत।
देशी गाय का देशी घी। और फिर उसी में राजीव भाई ने आगे बताया कि कफ के लिए सबसे सर्वोत्तम औषधि है शहद। 3 प्रकार की मधुमक्खियां हम देखते हैं। एक मधुमक्खी जो मिठाई की दुकानों पर बड़ी बड़ी होती है और इधर उधर उड़ती रहती है। एक मधुमक्खी जो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी मक्खी के आकार की, जो घरेलू मक्खियां होती हैं उसके आकार की होती है। और एक मधुमक्खी आपने देखी होगी जो जंगलों में पर्यावरण के बीच में बड़े बड़े छत्ते लगाती है, अपने बड़े बड़े घर बनाती है, उसका आकार मध्यम साइज का होता है। मध्यम आकार की उन मधुमक्खियों का शहद सर्वोत्तम शहद माना जाता है। और उस शहद का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको कफ से संबंधित कोई दोष कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पूरा आयुर्वेद संग्रह ही ये कहता है कि वात के लिए सबसे अच्छा है तेल, पित्त के लिए सबसे अच्छा है घी और कफ के लिए सबसे अच्छा है शहद। आगे बढ़ें। संशोधन चिकित्सा में वात और पित्त और कफ के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे विस्तार में बताया, यहाँ मैं पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि वात के लिए सर्वोत्तम संशोधन चिकित्सा पद्धति है वस्तीकर्म, पित्त के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है विरेचन कर्म और कफ के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है वमन कर्म, जिसमें कि उल्टी कराया जाता है, वोमिटिंग कराई जाती है और वोमिटिंग करा के दोषों को दूर किया जाता है। तो अब अगर हमें शमन और संशोधन इन 2 चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है तो हम अपने चिकित्सा के प्रति बहुत सजग और बहुत सतर्क हो सकते हैं। अगर आप लोगों में से कुछ भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो को देखा हो जिसमें मैंने शरीर के बारे में, शरीर के संपूर्ण कार्यों के बारे में विस्तार में बताया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का ये जो विषय है ये विषय आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने शरीर को सामान्य रूप से समझ पाएंगे। ये जो पूरी चिकित्सा का क्रम मैं आप सभी साथियों के लिए चलाने वाला हूँ, ये एक एक करके आप लोगों को मैं पूरी जानकारी अंत तक दूंगा, जिसके माध्यम से आप इतना तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने शरीर की 60 से 70% चिकित्सा विधान के बारे में आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, पूरी तरह से जान पाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि आपको बेहतर लगी हो, यदि आपको ये लगा हो कि ये जानकारी जनहित के लिए, समाज कल्याण के लिए थोड़ा सा भी महत्व रखता है, मायने रखता है, तो मैं सभी भारत के अपने साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जिनको वात पित्त कफ के बारे में नहीं पता, जिनको अपने सप्त धातुओं के बारे में नहीं पता, जिनको शमन संशोधन चिकित्सा के बारे में नहीं पता, वमन वस्ती विरेचन के बारे में नहीं पता, उन सभी को ये प्रेरित करें। इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की वीडियो को अपने तक प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब न करने से हमारी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाती है। एक वीडियो देखने के बाद अगली जानकारी आप तक पहुंचने से रह जाती है। इस दृष्टि से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।